दोस्तों आज हम लोग वेक्टर्स के अंतिम लेक्चर में हैं, जहाँ की हम लोग तीन वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, यानी ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे। वो स्केलर भी होता है, वेक्टर भी होता है, लेकिन हमारे लिए जो हम पढ़ेंगे आज वो है केवल स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि ट्रिपल जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो हमारे काम का नहीं है। साथ ही साथ हम लोग डायरेक्शनल कोसाइंस, लॉ ऑफ साइन यानी कि साइन रूल पढ़ेंगे, एंड लॉ ऑफ कोसाइंस यानी कि कोसाइन रूल भी पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आपने डिस्नी जीत को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डिस्नी जीत। मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। चलते हैं क्लास में। तो शुरू करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। बॉक्स रूल से कर सकते हैं इसको। ये बॉक्स रूल है, बताने बॉक्स रूल बताएंगे हम कि कैसे साइक्लिक फॉर्म में किसी को भी आगे पीछे किया जाता है। इसमें तीन जो आपके वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका भी सोचना पड़ेगा आपको। देखिए, दो वेक्टर्स को आपको हमेशा क्या करना होगा, क्रॉस करना होगा, क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा उनका, और थर्ड वाले के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट करना होगा, तभी आपको मिलेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख रहे हो, क्या लिखा हुआ है, ए डॉट क्रॉस किया गया है बी एंड सी में। तो बी एंड सी का जो रिजल्ट आएगा वो ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेगा, तब बनेगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं कैसे। ए जैसे फर्स्ट वाला जो वेक्टर है उसका आप जितने एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट ऊपर में लिखिए, जैसे A1 A2 A3 लिखा हुआ, उस तरह आप बी वाले का जो है एक्स वाई जेड जो कोएफिशिएंट्स है उसको लिखिए, जैसे B1 B2 B3 लिखा हुआ है, एंड सी का उसी तरह से C1 C2 C3 लिखा हुआ है। और फिर उसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए। डिटर्मिनेंट्स निकालना आप तो जानते हो कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट में आपने सीखा है। और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है जो प्रूव करेगा कि आप किसी भी को सेट को आप क्रॉस कर सकते हो, और तीसरे को साइक्लिक ऑर्डर में रखना जरूरी है, ये याद रखिएगा। तो आपका आंसर डॉट प्रोडक्ट कीजिए तीसरे से तो हमेशा सेम आएगा। ये उसी को हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ पे देखिए दिया हुआ वेक्टर्स ए बी एंड सी, और कहा गया कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकालिए, फिर निकालिए ए क्रॉस बी निकाल के डॉट सी कीजिए, और देखिए दोनों इक्वल होते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि एक जो है आपका हिस्सा वो किया हुआ है, कौन सा, ए डॉट बी प्लस सी किया हुआ है, जो कि ऐसी फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। और उसका आंसर आपका जो देखिए यहाँ पे करना है, तो इसको ऐसे पहले डिटर्मिनेंट बनाओगे आप, और फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आपका आ जाएगा इससे, तो उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि आपका आएगा ये आंसर ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, देखिए ये जो है क्या बनाएगा, -2, और यहाँ पे ये +12, +12 एंड -2 10 इंटू 2 20, फर्स्ट वन 20 हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए -1 इंटू -3, -1 इंटू सॉरी -1 एंड यहाँ पे +9 होता है, तो यानी कि आपको +8 हो गया, इंटू -3 -24 +24 हो गया, +24। और इधर देखिएगा आप 4, और इधर माइनस है आपका कितना, 6। तो 4 एंड 6 कितना हो जाएगा, माइनस करें तो -2 हो जाएगा, तो -2 इंटू 4 -8 आएगा। तो आपका आंसर 36 आता है। अब हम देखेंगे इसी चीज को हम थोड़ा सा उलट फेर कर दें। क्या कर देंगे कि ए क्रॉस बी और उसके बाद डॉट सी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे। तो इसको एक तरीका आप अपना सकते हो, जरूरत है नहीं फिर भी आप देख सकते हो कैसे। ऐसे देख लो आप तो जानते हो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। पहले हम ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी कैसे आप निकालते हो, तो उसको निकालने का तरीका, डिटर्मिनेंट निकालिए इसका। ए का होगा पहले तो आई जे के लिख दीजिए, आई जे एंड के, ठीक है। और यहाँ पे ए का वैल्यू लिखिए। ए का जो ये है कोएफिशिएंट्स है 2 -3, उसके बाद +4, और बी के हैं 1 और +2 और -3। तो ये क्या देगा आपको, इज इक्वल टू, आई को लिखिए यहाँ पे, लिख दिया आपने। उसके बाद इसको कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +9 और -8, ठीक है। इसको किया मैंने, फिर इसको आप क्लोज कीजिए। क्लोज करने के लिए -n लिखिए और जे लिख दीजिए।
और जे लिखने के बाद में आप इसको ब्रैकेट कीजिए, 2 इंटू 3 -6, और ये 4 है तो -4, और फिर आप लिखिए प्लस के और ब्रैकेट कीजिए, इसको बंद कीजिए, बंद करके लिखिए 4, और -3 है तो +3 कर दीजिए, और इसको आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1i, ठीक है। और ये हो जाएगा -10 हो रहा है तो +10j, और इसको कीजिए तो ये +7 आपका के आएगा। तो इस तरह से आपका क्या मिला, a क्रॉस b मिल गया। अब इसको, इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिए। क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो i + 10j + 7k का डॉट प्रोडक्ट विथ c क्या है आपका 3i + 4j -k। इसका रूल क्या आप जानते हो, जो सिमिलर होंगे, यानी कि i इंटू आई केवल करोगे आप तो आंसर देगा आपको i इंटू आई 3 देगा, और j इंटू जे क्या देगा +40 देगा, और फिर आप इधर करोगे तो ये k इंटू के आपको क्या देगा -7 देगा। आप इसको कीजिए तो कितना होता है ये, तो 43 - 7, तो ये आपको देता है ऐसे समझिए 36 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36। तो देखिए 36 यहाँ पर भी आया था, 36 यहाँ पर भी आया, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों में आपका आंसर सेम आ रहा है। तो बॉक्स रूल में सबसे बड़ा, बॉक्स प्रोडक्ट में सबसे बड़ा चीज क्या है, ए बी सी हमने लिया ना, ब्रैकेट में ये कॉमन नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं दे रहा हूँ समझाने के लिए कि ए बी सी अलग अलग है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि इसको आगे कर दिए सी ए बी कर सकते हो आप, उसी तरह से आप लिख सकते हो इस अब जो है सी आगे बढ़ जाएगा तो बी सी ए लिख सकते हो आप। साइक्लिक ऑर्डर में आप ऐसे घुमा के कैसे भी लिखो, आंसर सेम आएंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, यही हमको साबित करना था। आप कहोगे सर इसको आपने नहीं किया क्रॉस, उसके बाद इसको करते, तो ये जो पहले इसका क्रॉस नहीं किया आपने, तो मैंने रूल अप्लाई किया, उस एप्लीकेशन से मैंने किया, और यहाँ पे मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट जैसे करते हैं उस तरह से करके दिखाया। दोनों से आंसर आपको मिले हैं, और याद रखिए साइक्लिक कर रहे हैं। साइक्लिक करने का मतलब ये समझ लीजिए, या तो आप सर्कल बना लीजिए या ट्रायंगल बना लीजिए, ऐसे ए बी सी आपने कर दिया, तो आपने लिखा ए बी सी, ए बी सी, तो आप नेक्स्ट क्या लिख सकते हो, बी सी ए लिख सकते हो। तीसरा क्या लिख, सी ए बी लिख सकते हो। तीसरा आप घुमा सकते हो साइक्लिक ऑर्डर में, यहाँ पे ए बी सी जैसे है, ए बी सी से भी आएगा, और सी ए बी क्यों हो गया, आप देख साइक्लिक ऑर्डर देख लोगे, साइक्लिक ऑर्डर चलाइए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा ए बी सी, उसके बाद बी सी ए, जरूरी नहीं बी सी ए ही करिए, आप ऐसे भी कर सी ए बी भी कर सकते हो, तो जैसे कि यहाँ पे बीच में लिखा हुआ। तो इस तरह से आप किस तरह से भी कीजिए, इस बॉक्स रूल में ये बैठता है कि आपको हमेशा आंसर सेम आएंगे। यहाँ पे भी देखिए 36 है, यहाँ पे भी 36 है, यही प्रूव करना था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, पहला काम हमारा यही था। अब हम लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब हुआ कि हम लोग इसको फिजिकल वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि एक बॉक्स जो होता है, बॉक्स जो 3D चीज होता है, उसको हम लोग एक्चुअली पैरेललोपाइपेड कहते हैं। वो बॉक्स आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, यानी कि वो एक क्यूबॉइड हो सकता है, या स्क्वायर फॉर्म में हो सकता है जिसको हम क्यूब कह सकते हैं, या थोड़ा तिरछा ऐसे प्रेस किया हुआ है तो भी वो पैरेललोपाइपेड ही कहलाएगा। ये सारे के सारे पैरेललोपाइपेड है, स्पेशल केसेस है आपके क्यूब एंड क्यूबॉइड। तो उसको, उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं कैसे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के द्वारा। तो उसके लिए एक चीज जानना पड़ेगा कि हमने पिछले क्लास में क्रॉस प्रोडक्ट जब किया था उसमें हमने देखा था पैरेललोग्राम का हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे। तो उसमें दो एडजेसेंट साइड्स जो थे उनका हम लोग एक तरह से वेक्टर मानकर उनका क्रॉस प्रोडक्ट किए थे, और फिर हमने कहा था कि अगर केवल एरिया खोजना है तो मैग्नीट्यूड लेंगे और डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पैरेललोग्राम बनेगा। अब देखिए पैरेललोपाइपेड में तो अगर आप क्यूबॉइड लेते हो, क्यूब लेते हो, तो कोई बात नहीं, आपका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन बनेगा वो स्ट्रेट टू द हाइट ऑफ द बनेगा, एज का जो ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर आपका प्रेस किया हुआ है बॉक्स तो आपका क्या करना है, उसको 90 डिग्रीज करने के लिए यहाँ पे एक एंगल बनेगा आपके, मान लीजिए वाई एक्सिस से ऊपर जा रहा है, तो उससे आपका एक एंगल में थीटा, या यहाँ पे लिखिए बीटा हुआ लिखा हुआ है, तो कॉस थीटा लेना पड़ेगा उसका। ए अगर एज है आपका, ए साइड है, तो उसको आप कॉस थीटा लीजिएगा।
तब जाके वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। अब क्या होगा, ये जो एरिया है उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ऑफ द एरिया, तो वो इस डायरेक्शन में है। और आप जब इसका 90 डिग्री करते हो, कैसे, cos थीटा करके, वो भी पैरेलल हो जाता है किससे, उस डायरेक्शन का, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो cos थीटा अगर रहेगा दोनों के बीच में तो कितना बनेगा, एंगल बन जाएगा आपका 0। 0 जब एंगल बनेगा तो cos थीटा कितना होगा, 1 होगा। तो 1 होगा तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू आपको आएंगे, तो यानी कि एरिया इनटू हाइट आप एक्चुअली कर देते हो तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के द्वारा वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड निकाल सकते हैं और बॉक्स फार्मूला यानी डिटर्मिनेंट फार्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड निकालना है, तो इसका हम क्या करेंगे, ये मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं, आप समझ लीजिए कि ये जो ओ यहाँ पे ओरिजिन जैसे माना गया, तो वेक्टर बी जैसे मान रहे, वेक्टर सी मान रहे, वेक्टर डी मान ए मान रहे, उसी तरह से यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ओ है और ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी है। तो यहाँ पे वेक्टर ए एंड बी का हम लोग क्रॉस करते हैं पहले, तो क्या कैसे नहीं करेंगे, तो हम एक्चुअली बॉक्स मेथड से करेंगे, तो तीनों को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 -1 0, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 1 2 0 1 2, और सी का क्या लिखेंगे 1 5 4 1 5 4। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन जानते हो आप, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, यहाँ पे इसको ढकने के पहले 3 लिख दीजिए आप, और तो ढकिए इनटू, ठीक है। और इसमें लिखिए ये 4 इंटू 1 4 -10, माइनस साइन दीजिए यहाँ पे, और फिर इसको लिखिए -1 और फिर इसको ढक दीजिए, और 0 आता है पहले, तो 0 इंटू 4 मत लिखिए, -2 लिख दीजिए केवल, ठीक है। और उसका प्लस साइन दीजिए, ऊपर का लिखिए पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए इससे। तो इसको क्रॉस करना, लेकिन हम करेंगे नहीं क्योंकि इसके भीतर जो भी आएगा मल्टीप्लाई बाय 0 0 हो जाएगा, तो क्यों हम 2 देखना है हमको। यहाँ पे -6 आता है आपका, -6 इंटू 3 माइनस क्या आ गया, -6 इंटू 3 -18 आ गया। और यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये पहले आपका प्लस हो गया, फिर -2 हो गया, यहाँ पे माइनस कितना है, -18 और -2, तो -20 आया। अब देखिए वॉल्यूम आया -20, तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको, यहाँ पे मॉड लेना होगा, मॉड ऑफ द वैल्यू, तो वो होगा आपका 20 स्क्वायर यूनिट्स आपका, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में नेगेटिव वैल्यूज का कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पे 20 स्क्वायर यूनिट बनेगा आपका इसका वॉल्यूम, इसका इस पैरेललोपाइपेड का। आप चाहते थे इसको कैसे कर सकते थे, इसका पहले इसको निकाल लेते, ठीक है, कैसे आई जे के करके निकाल लेते क्रॉस करके, फिर इसका कॉस थीटा करते, ठीक है, कॉस मैग्नीट्यूड निकाल ले, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसके बाद आप क्या करते, मैग्नीट्यूड का कॉस थीटा करके भी कर सकते हैं, हम करेंगे वैसे सिस्टम से। एक मैं बताया बॉक्स रूल जो है उसको यूज करके डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और इस तरह से हम लोग पैरेललोपाइपेड का वॉल्यूम निकालते हैं। कुछ और क्वेश्चंस करने के पहले थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज को भी जान लें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स। हमने कहा था ए बी सी लिख सकते हो, या बी सी ए लिख सकते हो, या सी ए बी लिख सकते हो, आपको मैंने बताया था साइक्लिक कैसे लिखते हैं। उसके बाद देखो फॉर साइक्लिक ऑर्डर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डजंट चेंज, आंसर हमेशा सेम आएगा। उसके बाद डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कैन बी इंटरचेंज। यहाँ पे देखिए एक बार डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में, ए के साथ में, यहाँ पे सी के साथ में, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि ऐसा किया था, इंटरचेंज कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट को, किसी दो को बने ना, किसी दो को साइक्लिक ऑर्डर में रखिए, किसी दो को आप क्या कीजिए, क्रॉस कीजिए और तीसरे से उसको डॉट कर दीजिए, अपने आप आंसर है। साइक्लिक ऑर्डर नहीं चेंज करना है, बार बार मैं ये हिदायत दे रहा हूँ। स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ट्रिपल रिवर्सेस इट्स साइन ऑर्डर ऑफ द टू वेक्टर्स आर चेंज। अब देखिए ऐसे लिखा हुआ, और यहाँ पे देखिए आप क्रॉस कर को चेंज कर दिया, यहाँ पे ए बी इंटू सी लिखा होता है, यहाँ पे सी इंटू ए लिखा, तब आपका, लेकिन साइन यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा, तब सेम आंसर कब आएगा, नेगेटिव साइन दोगे तब। उसके बाद स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर 3 वेक्टर्स जो है उसमें से 2 वेक्टर आप सेम ले लिए वेक्टर, जैसे ए एंड ए ले लिए 2 बार, तो कोई एक 2 बार रिपीट कर दोगे आप कोई भी एक वेक्टर को, तो आंसर हमेशा 0 आएगा,
क्योंकि आप क्या कहा गया है, ऑप्शन है कि किसी को भी दो को आप क्रॉस कर सकते हो। तो मान लीजिए किसी को मन हुआ ए इंटू ए क्रॉस करने के लिए, ए एन इंटू ए क्रॉस क्या देगा आपको, 0 ही देगा, तो वो भी तो ऑप्शन आएगा। तो इस तरह से आपका ये आंसर गलत हो गया, मैंने गलत नहीं हो गया, 0 हो गया, आपको कोई आंसर नहीं मिलने वाला 0 छोड़ के। एंड इफ 3 नॉन जीरो वेक्टर्स लाई इन अ प्लेन दैट इज देयर कोप्लेनर, तभी भी ए बी सी तीनों मिलकर 0 बनाते हैं। अगर वो कोप्लेनर है, तीनों वेक्टर्स, 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हो जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये आपको प्रूव भी करेंगे हम लोग, कैसे समझाएंगे थोड़ा सा बाद में। तो ये बात समझ लेना आपको। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट क्यों ऐसा हो जाता है तो बता दिए। वॉल्यूम तो आप पैरेलल पाइपेट का खोजोगे ना किससे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से। वॉल्यूम कैसे खोजते हो आप, एरिया ऑफ द बेस इनटू परपेंडिकुलर हाइट, सिंपल फॉर्म है अगर कीबॉर्ड है आपके पास में तो आप क्या करोगे, एरिया इनटू द बेस कर दिए और उसको सुला दिए हाइट को, हाइट तो 0 आपका हो गया, तो 0 इंटू समथिंग इज इक्वल टू 0 ही आंसर देगा। तो उस तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल पाइपेट चूंकि 0 होगा, इसलिए 3 जो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं अगर एक ही प्लेन में है तो वो क्या देंगे, वैल्यू 0 ही देंगे आपके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब चलिए एक पैरेलल पाइपेट का वॉल्यूम खोजते हैं बाय द मेथड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट व्हिच एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, वॉल्यूम खोजना हमको। देखिए ओ एक एज है, दूसरा एज है ओ बी है, तीसरा ओ सी। पहले तो मैं पैरेलल पाइपेट आपको एक स्केच बना के दिखाता हूँ। तो ये एक पैरेललोग्राम बना, इसको ओ पकड़ लीजिए, ये ओ ए हो गया, ये ओ बी पकड़ लीजिए, और इसी तरह से एक मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। अब ये जो है एज इससे जुड़ेगा और ये ओ सी बनेगा, ठीक है। बाकी जस्ट आप नाम के लिए जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिए ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ेगा, ये ऐसे जुड़ जाएगा। मैं बाकी साइड्स का मैं एजेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ बनेगा। तो आपको बनाना क्या है, वॉल्यूम खोजना है। तो मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिटरमिनेंट मेथड से खोजता हूँ। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, ओ ए डॉट, आप कुछ भी लिख सकते थे पहले, इनको इसमें से किसी को डॉट कर सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एक सीरियली करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओ सी। और उससे क्या होगा डिटरमिनेंट मेथड में, तो 2 -3 एंड 4, ठीक है। इधर है 1 +2 -1, और इधर है 3 -1 2। तो वॉल्यूम खोजते, यही वॉल्यूम खोजने का तरीका तो यही है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, पहले 2 लिखते हैं और इसको बंद कर देते हैं और इधर करते हैं 2 × 2 4, ठीक है। उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस आपका 1 हो जाता है ये। उसके बाद -3 है तो +3 हो जाएगा ये। नेक्स्ट ये आप इसको लीजिएगा तो 2 × 1 2, और इसको लीजिएगा तो -3 हो रहा है तो +3 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद +4 लिखिएगा आप, और यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, दिस इंटू दिस -1 और दिस इंटू दिस -6, ठीक है। तो क्या आपका आंसर आता है यहाँ पे 2 × 3, और यहाँ पे क्या होगा +3 × आपका 5, और यहाँ पे ये माइनस साइन में हो जाएगा -4 × 7। तो ये क्या आ गया 6 + 15 -28, यानी कि 21 -28 -7। तो आंसर -7 में। अब ये बताइए कि मैंने कहा था फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो -7 का फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है क्या, फिजिकल वर्ल्ड में होता है -7? नहीं होगा, वॉल्यूम -7 हो ही नहीं सकता है। तो याद रखिएगा ये जो है हमें ये मॉड के रूप में चाहिए, वॉल्यूम जो है क्या चाहिए, मॉड के रूप में। वॉल्यूम हमने खोजा तो ये वैल्यू जो होगा ये मॉड में होगा, मॉड में आने पर ये आपका क्यूबिक यूनिट्स बन जाएगा। इस तरह से ये 7 क्यूबिक यूनिट इसका आंसर है, किसका, पैरेलल पाइपेट का, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। देखिए
दो वेक्टर्स, मान लीजिए यहाँ पे एजेस ये देख रहे हैं आप, एक लाइन यहाँ पे पकड़िए और एक लाइन ये पकड़िए, दो वेक्टर्स आप ऐसे पकड़िए। तो दो वेक्टर जब भी होंगे ये एक प्लेन में ही होते हैं, वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। आप देख रहे हो ये जो जा रहा है ये जो जा रहा है, आप कहोगे कि सर ये तो आप कह सकते हो कि एक्स एक्सिस लिए हो, ये आप जेड एक्सिस लिए हो या वाई एक्सिस कुछ लिए हो, आप ऐसे, हम ऐसे करना चाहते हैं, ऐसे तिरछा कर देना चाहते हैं, ऐसे जाएंगे ऐसे जाएंगे, तभी भी देखिए ये लोग दोनों कोप्लेनर ही होंगे। आप ऐसे कर दीजिए ऐसे कर दीजिए ऐसे कर दीजिए ऐसे कर दीजिए, हमेशा दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं हो। तो आप कहोगे सर तो फिर हम स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे बिटवीन टू वेक्टर्स, तो उसमें हमने देखा कि दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में हो रहे थे तो वो मैक्सिमम हो रहे थे स्केलर में, और दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते थे तो वो मैक्सिमम होते थे आपके क्रॉस प्रोडक्ट में। वो कैसे आपने दिखाया, अगर ये दोनों कोप्लेनर ही हमेशा रहते, कोप्लेनर मैंने कहा, मैंने को डायरेक्शनल नहीं कहा। को डायरेक्शनल कहता है तो मैं कहता है कि एक वेक्टर यहाँ पे है, दूसरा वेक्टर इसको मान लेता हूँ, ये भी यहाँ पे पहले, तो स्केलर प्रोडक्ट इसका हाईएस्ट होगा। और ये अगर ये एक वेक्टर है और इसका 90 डिग्रीज पर यहाँ पे एक वेक्टर है, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। वैसे एंगल ऐसे भी हो सकता है, कोई बात नहीं है। तो मैं समझाने के लिए ये बता दिया कि को प्लेनर एंड को डायरेक्शनल या को एक्सिस वाला बात कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। तो को प्लेनर तो हमेशा दो वेक्टर्स होते हैं। अब तीसरा वेक्टर, इसको मान लीजिए एक वेक्टर, इसको एक वेक्टर मान लीजिए। अब तीसरे वेक्टर को मैं लाता हूँ, अब इसको मैं जब इसके साथ में इनको साथ में जोड़ी बनाऊंगा, मैंने इनके ग्रुप में लाऊंगा, तो क्या हुआ, हम क्या बनेगा वो। तो देखिए इन केस ऑफ थर्ड वेक्टर, तीन वेक्टर्स आ जाते हैं, तो हमको ये याद रखना होगा, या तो कोप्लेनर हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे रख देता हूँ, ये कोप्लेनर हो गया, देखिए प्लेन पर ही, ठीक है। ऐसे भी रख देता हूँ, ऐसे रख देता हूँ, ऐसे कि सेम डायरेक्शन, इधर डायरेक्शन इधर डायरेक्शन, कैसे भी रख देता हूँ तो ये कोप्लेनर ही रहता है। लेकिन मैं अगर थोड़ा सा इसको उठा देता हूँ, इधर कर देता हूँ, इधर करता हूँ, एकदम स्ट्रेट उठा देता हूँ, तो ये कोप्लेनर नहीं है विद द अदर टू वेक्टर्स। समझ में आ गया। अब देखिए कोप्लेनर होने पर क्या हो रहा है इसका, देखिए ये बॉक्स फॉर्म नहीं कर रहा है, एक शीट फॉर्म कर रहा है, शीट हो जा रहा है। शीट का कभी भी वॉल्यूम नहीं होता है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस शीट विल बी व्हाट, जीरो। एरिया निकल सकता है, वॉल्यूम नहीं निकल सकता है। तो जब भी तीन आपके वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाए, तो याद रखिएगा बॉक्स, इसको मान लीजिए इमेजिनरी बॉक्स जिसका हाइट जीरो है, तो उसका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। तो ये याद रखना होगा कि वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड, अगर इसको पैरेललोपाइपेड मानते हो, हुज थ्री साइड्स, थ्री फेसेस या साइड्स कह सकते हो, तीनों वेक्टर जो है इसके कोप्लेनर है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो चूंकि होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ऑफ थ्री वेक्टर्स जो कोप्लेनर है, उनका हमेशा आंसर क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। हम उसी को यहाँ पे यूज करेंगे कि शो दैट द वेक्टर्स दिस एंड दिस आर कोप्लेनर। कोप्लेनर होने के लिए आंसर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देखिए हमारा इन तीनों का जीरो आता है कि नहीं, तो पहले मैं लिखता हूँ ए डॉट कर देता हूँ यहाँ पे, क्रॉस बी क्रॉस सी, ऐसे लिखता हूँ, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब वॉल्यूम भी लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं होता। हम बॉक्स डिटरमिनेंट वाला रूल यूज करते हैं सीधा यहाँ पे। तो -4 है, -6 और -2, बी का है -1 +4 और +3, और सी का है -8 -1 एंड +3। रूल क्या है डिटर्मिनेंट निकालने का, तो पहले इस ऊपर वाले को लिखिए -4, अब इस लाइन को ढक दीजिए और इन दोनों को लीजिए, तो क्या लिखोगे आप 12, और ये दोनों क्या हो गया -3 होते तो +3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस साइन दीजिए, ऊपर वाले को लिख दीजिए -6। अब इसको ढक दीजिए, यहाँ पे लिखिए -1 इंटू 3 -3, और इधर लिखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24। उसके बाद आप इसको लिखिए -2 और ढक दीजिए इसको, -1 इंटू -1 +1, और इधर आपका माइनस साइन में आ रहा है तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये 32, ठीक है। माइनस में आया फिर माइनस हो जाएगा 32 हो जाएगा, मैंने प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं क्या, ये कितना हो जाएगा 15, तो माइनस आपका 60 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए माइनस ये कितना हो 21 +21 इंटू 6 126, माइनस में है लेकिन ये टोटल प्लस में हो जाएगा 126,
और यहाँ पे देखते हैं क्या आता है, 33 इंटू 2 -66। तो आप देखते हो कि 126 -126 आया इज इक्वल टू 0। तो देखिए कोप्लेनर प्रूव कर दिया हमने। 0 आंसर नहीं आता है तो कोप्लेनर नहीं होता। अगर 0 आंसर आता है तो ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर सिद्ध हो गए, प्रूव हो गए। ये प्रूव करना था, आंसर नहीं। ठीक है, प्रूव हो गया कि ये दोनों प्रूव्ड क्या, 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट देखे, क्या 3 वेक्टर जब कोप्लेनर होते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। उस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अगर ये 3 वेक्टर जो है आपके कोप्लेनर है, वेक्टर्स को मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पे ओ एक वेक्टर है जो कि आपका दिया हुआ है 1 - 1i और +4j - 3k। ठीक है, ओ बी दिया हुआ है आपका इज इक्वल टू 3i प्लस लैम्डा जे और -5k। और आपका ओसी दिया हुआ है इज इक्वल टू -3i प्लस 8j -5k। तो चूंकि ये लोग कोप्लेनर हैं तो ये क्या होगा, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगा। यानी कि हम कह सकते हैं, मान लीजिए पहले वाले को ओ ए डॉट ऐसे कर देता हूँ, ओ बी क्रॉस ओ सी कर देता हूँ, तो क्या लिखूंगा, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट करूँगा ना, -1 +4 और -3। उसके बाद 3 लैम्डा -5 और इधर 3 8 -5। तो करें इसको। एक चीज़ याद रखिए, जो भी हिसाब कीजिए, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप इसको आप ये करोगे तो इसमें आप देखो लैम्डा आपका मिसिंग है, तो देखिए 0 आएगा। मैं पार्ट वाइज करके दिखाता हूँ। पहला पार्ट ये करता हूँ, इसको करता हूँ, क्या करता हूँ शुरू से ही करते हैं, बाद में समझा दूंगा। इसका होगा क्या, इसका होगा -1, अच्छा ब्रैकेट -5 लैम्डा प्लस आपका 5 लैम्डा प्लस 40। ठीक है, और उसके बाद ये होगा -4 और इसको ढक दीजिएगा आप। उसके बाद लिखिएगा -15 प्लस 15। मैं यही दिखाना चाहता था, ये वाला पोर्शन ध्यान रखिएगा, इस पोर्शन को। उसके बाद आपका चला आता है नेक्स्ट -3 और इसको ढक दीजिएगा, तो लिखिएगा आप 3, यहाँ पे होगा 3 × 8 24 -3 लैम्डा। तो देखिए हर सेक्शन जो इसका होगा ना, ये 0 जैसे हो गया, ये सेक्शन भी आपका 0 देगा और ये सेक्शन भी आपको 0 देगा। तो आप किसी एक को आप करके देख लो तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। जैसे मैं इसको करता हूँ तो ये क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 लैम्डा -40 इज इक्वल टू 0 करना है आपको। ठीक है, क्योंकि हर सेक्शन को 0 करना है आपको, क्योंकि हर डायरेक्शन में 0 देगा ना, 0 जो वेक्टर आ गया। तो ये जो है आंसर क्या होना चाहिए इसका, तो इसका होना चाहिए 5 लैम्डा इज इक्वल टू 40, 8 टाइम्स लैम्डा इज इक्वल टू 8। अब आप कहोगे सर इसको भी दिखा दो, ये तो आपका लॉजिक सही है कि नहीं। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करते क्या होगा, -72 प्लस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 9 लैम्डा इज इक्वल टू 72 हो जाएगा और काटोगे तो 8। तो लैम्डा इज इक्वल टू, आप इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। दोनों से आपका लॉजिक में देखिए आपका लैम्डा इज इक्वल टू 8 आता है। आप बीच वाला देखिए और नंबर सारे के सारे हैं, तो आपको आंसर में 0 ही आया है। तो हर सेक्शन, हर पार्ट जिसमें इसमें 0 आएगा, केवल एक पार्ट इसमें लैम्डा, उसको लेकर आप
सॉल्व कर लीजिएगा, आपको लैम्ब्डा का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव दैट ए डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वेक्टर्स ए एंड बी। अब मान लीजिए लिखा हुआ है ए डॉट मैंने वेक्टर है और फिर लिखा हुआ है ए बी, ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको हम इसका क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसको लिखने का तरीका ये है ना, याद होगा आपको। तो साइक्लिक फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कैसे, अगर इसको साइक्लिक हम लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे क्या क्या है, ए है, ए है, ए है और बी है, ठीक है। ए लिख दिया मैंने, बी लिख दिया, मैं लिख सकता हूँ फिर ऐसे ए बी ए, ठीक है। और फिर मैं बी ए बी ए लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना। अब मान लीजिए जैसे ये क्रॉस लिखा हुआ है तो मैं इसको लेता हूँ अगर, तो क्या लिख सकता हूँ, बी डॉट ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए क्या होगा, ए क्रॉस ए विल गिव यू 0। तो आंसर तो 0 हो गया। तो हम प्रूव कर दिए कि अगर दो सेम वेक्टर्स हो जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 ही होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की बात है। तो देखिए ये लिख रहा है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसको लिख रहा है कि बी डॉट सी क्रॉस ए इज इक्वल टू 20, और फिर कह रहा है सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 30। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि आप खोजिए ए डॉट सी क्रॉस बी। अब देखिए ये देखने से लग रहा है जैसे कि बॉक्स सिस्टम से है ना, ये बॉक्स प्रोडक्ट दिख रहा लग रहा है ए बी सी का। बॉक्स प्रोडक्ट जो बॉक्स रूल है उसमें क्या, बॉक्स प्रोडक्ट में क्या करते हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी लिखेंगे, ए डॉट बी क्रॉस सी, या फिर बी को इधर कर दिया तो बी, और उसके बाद हम लिख सकते हैं बी को इधर कर दिया तो आप क्या लिख सकते हो, सी इंटू लिख सकते हो ना। तो ये समझ लीजिए बी इधर कर दिया तो सी ए हो गया, शिफ्ट किया हमने, ऐसे हो गया। या फिर मैंने सी को शिफ्ट किया तो सी ए बी, ऐसे हो गया। लेकिन एक रूल है इनका, क्या ये तीनों इक्वल होंगे, जो भी वैल्यू आएगा, यहाँ मान लीजिए वैल्यू इसका के आता है, यहाँ पे भी के आना चाहिए, यहाँ पे भी के आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू 10 है, इसका वैल्यू 20, इसका वैल्यू 30 है, यानी कि दिस इज नॉट ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। वो रूल तो यहाँ पे लागू होगा नहीं। तो ए डॉट सी, ऐसे ए डॉट सी क्रॉस बी ऐसे दिया हुआ है, तो ये जो है आपको मिलेगा भी नहीं, उस बॉक्स में भी नहीं है। तो ये कैसे बनेगा, तो मुझे केवल इसको देखना है। कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 10। ये देखिएगा, हम जानते हैं ना कि जैसे कि अगर बी क्रॉस सी लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू एंटी कम्यूटेटिव होता है ना, तो इज इक्वल टू माइनस, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस सी क्रॉस बी, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे एक बी क्रॉस सी है और यहाँ पे सी क्रॉस बी है, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये माइनस इंटू समथिंग है। तो ऐसे ये ऐसे हम लिख सकते हैं कि इसका ऐसे दिया हुआ है कि ए डॉट ब्रैकेट माइनस बी क्रॉस सी दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं ए डॉट सी क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको माइनस को बाहर लेके इधर चले जाते हैं ऐसे, और इसका वैल्यू हमको पता है कितना, 10, लेकिन यहाँ पे माइनस लग गया, तो ये हो गया आंसर -10। तो ये कोई कॉन्सेप्ट काम का नहीं है, ये आपको बताया गया कि देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तभी बनेगा जब ये तीनों के तीनों वैल्यू सेम होंगे, तभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर होगा। ये तो गलत है, ये अलग कॉन्सेप्ट से करना है, जो एंटी कम्युनिकेटिव जो ये रूल है आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, उसको यूज़ किया गया।
अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पढ़ लिए, एक तरह समझिए हम लोग वेक्टर्स खत्म कर लिए, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का हिस्सा बचा हुआ जिसको कि हम इसी में रख रहे हैं ताकि ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाए। देखिए एक साइन रूल है, साइन रूल को हम लोग साइन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन लॉ भी कहते हैं, साइन लॉ। ठीक है, क्या कह रहा है ये? साइन रूल इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइज ऑफ द एंगल इन अ ट्रायंगल एंड द ऑपोजिंग साइड। वी कैन यूज द साइन रूल टू वर्क आउट अ मिसिंग एंगल। अब कोई भी जैसे जैसे साइन रूल आप देख रहे हो कि कह रहा है कि रिलेशन बिटवीन एन एंगल एंड इट्स ऑपोजिट साइड। तो देखिए ये है एंगल्स, ए वर्टिकली से देख रहे हैं ना, ए बी सी बड़े बड़े जो है, और उसका ऑपोजिट साइड क्या बन रहा है? ए स्मॉल ए, और कैपिटल बी का स्मॉल बी इधर साइड बन रहा है, कैपिटल सी का स्मॉल सी साइड बन रहा है। तो इसका एक रिलेशन बनता है कि ए अपॉन साइन ए, साइड अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, साइड अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, साइड अपॉन साइड साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल, या उसको रेसिप्रोकल करके कर सकते हो। तो साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल अपॉन ऑपोजिट साइड, साइन ऑफ द एंगल अपॉन ऑपोजिट साइड, साइन अपॉन ऑफ द एंगल अपॉन ऑपोजिट साइड। यानी कि आप ए एंगल ले रहे हो तो उसका ऑपोजिट साइड साइड ए होगा, बी एंगल ले रहे हो तो उसका साइड ऑपोजिट बी होगा, सी एंगल ले रहे हो तो उसका साइड ऑपोजिट सी होगा। और आपको एंगल का साइन लेना है, साइन ऑफ द एंगल अपॉन द ऑपोजिट साइड, तीनों के रेशियोज इक्वल होंगे, यही आपका साइन लॉ या रूल है। तो वी कैन यूज साइन रूल टू वर्क आउट द मिसिंग एंगल और साइड ऑफ द ट्रायंगल, जो भी हम खोजना हो। वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एन एंगल एंड द साइड ऑपोजिट टू इट एंड अनदर एंगल एंड साइड ऑपोजिट टू इट। तो ऐसे दो मिलेंगे हमको रिलेशन, सर हम लोग जो मिसिंग नंबर है या मिसिंग एंगल है हम खोज लेंगे। अब चलिए इस रूल को हम लोग प्रूव करते हैं कि साइन रूल सही है कि नहीं। कौन सा साइन रूल क्या है कि हम कह रहे हैं, पकड़ लीजिए, साइन ए अपॉन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी। ये हमको प्रूव करना है, प्रूव करता हूँ मैं। देखिए अभी दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं, एक है एक्यूट ट्राइंगल और एक है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आप देख पा रहे हो यहाँ पे वर्टेक्स है कैपिटल ए, उसका ऑपोजिट साइड है स्मॉल ए, वर्टेक्स है कैपिटल बी, उसका स्मॉल बी है ऑपोजिट साइड, एंड वर्टेक्स यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे ऑपोजिट साइड स्मॉल सी है। उसी तरह से यहाँ पर भी ए है, बी बी है एंड सी सी है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे खोजेंगे। तो देखिए एक रिलेशन जानते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम में, एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं, इसको हाइट यहाँ पे कह रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये साइन बी विल बी इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर यानी कि हाइट अपॉन स्मॉल सी, स्मॉल सी। उसी तरह से हम देखिए इधर से साइन सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसका h अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल b। ठीक है, ये अब देखिए हाइपोटेन्यूज तो यहाँ पे सेम है, यानी h सॉरी हाइट तो सेम है। हम लिख सकते हैं ऐसे कि स्मॉल c साइन b इज इक्वल टू h। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? स्मॉल b इंटू साइन c इज इक्वल टू h। चूंकि h इक्वल है तो हम लिख सकते हैं कि स्मॉल c साइन b इज इक्वल टू स्मॉल b साइन c, लिख सकते हैं। अब क्रॉस कर देते हैं तो साइन b अपॉन स्मॉल b इज इक्वल टू साइन c अपॉन कैपिटल C। इस तरह से ये रिलेशन प्रूफ होगा। तो थर्ड वाले का भी आप इसको भी कर सकते हो उस तरह से। आप इसमें चले आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम तो वही करना है आपको। क्या आप यहाँ पर भी ले लो, ये आपका हाइट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इधर से लेते हो, चलो साइन, अभी इस बार कौन सा, चूंकि हाइट आपको यहाँ पे ए के लिए बदलना पड़ेगा, मैं नहीं कर रहा हूँ ये का, ठीक है ना, वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर ये सी लेते हैं, तो साइन सी फिजिकल टू यहाँ पे क्या है, ये है आपका परपेंडिकुलर अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज, ये बनता है एच अपॉन बी, जो कि यहाँ पे बनाते हैं देखिए। और इधर से लीजिए साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज स्मॉल सी है। फिर वही लिखिए आप, बी साइन सी इज इक्वल टू, क्योंकि एच दोनों हो जाता है ना, तो स्मॉल सी साइन सी।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर आपका, तो आप साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी। और इस तरह से हम लोग इस रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं कि साइन रूल सही है, और इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मिसिंग एंगल या साइड को खोजने के लिए। ये तो था आपका ट्रिग्नोमेट्री मेथड, लेकिन हम लोग तो अभी वेक्टर्स पढ़ रहे थे। क्या वेक्टर्स फॉर्म में इसको नहीं समझाया जा सकता? समझा के कोशिश करते हैं, होता है कि नहीं, देखें। अब चलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के मेथड से देखते हैं कि इसका साइन रूल या साइन लॉ को कैसे स्थापित कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, याद रखिएगा कि ये साइड्स जो हैं ये हम वेक्टर्स के रूप में ले रहे हैं और एरोज दिए हैं यहाँ। तो ए एक वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीनों साइड को मैंने वेक्टर मान लिया है। और देखिए एरोज जो है, लेकिन ये हमें साइक्लिक ऑर्डर में, हर एरो का टेल दूसरे एरो के हेड से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग जानते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हमने पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स हैं और ऐसे हेड एंड टेल जुड़ा हुआ है, थर्ड वेक्टर जो है उसका अगर टेल पहले वाले टेल और दूसरे वाले के हेड से जुड़ेगा, तब जाकर हम लोग ट्रायंगल लॉ से इसका सम खोज सकते हैं। साइक्लिक होगा तो क्या होगा, साइक्लिक होगा तो इनका जो सम होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब हम, ये तो वेक्टर्स हैं, ये तीनों क्या है, वेक्टर्स मैंने माना है ना। अब मैं इसको क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते मेथड। क्या क्रॉस प्रोडक्ट मेथड इस्तेमाल करूंगा? मैं क्रॉस एक वेक्टर से सबको इंडिविजुअली क्रॉस कर रहा हूँ, मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ और इधर भी ये क्रॉस कर दे रहा हूँ, ये क्रॉस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्रॉस कर रहा हूँ, तो ये एक बना, दूसरा बनेगा ए क्रॉस बी, और तीसरा बनेगा ए क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस 0। अब ए क्रॉस ए कितना होता है, ए क्रॉस सेम वेक्टर्स होंगे, या क्रॉस करोगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे तो ए क्रॉस बी बचा, एंड क्या बचा, सॉरी क्रॉस, और प्लस ए क्रॉस सी बचा, और यहाँ पे 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ए क्रॉस सी। यहाँ पे हमको मॉड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं ऐसे। अब ए क्रॉस बी क्या होता है, तो ए बी साइन एंगल बिटवीन ए बी, एंगल बिटवीन ए बी देखिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी सी हो जाता है, तो ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका, माइनस तो लिखना नहीं है क्योंकि मॉड है, तो ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी का होगा ए सी, और साइन एंगल बिटवीन ए सी एंगल बिटवीन ए सी, ये बी हो जाता है। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं कि ए कैंसिल अगर कर देते हैं और सी को इधर बी को उधर ले जाते हैं, तो साइन सी अपॉन स्मॉल सी इज इक्वल टू साइन बी अपॉन स्मॉल बी। और सिमिलरली हम किसी भी का, अब ए से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये निकला, बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सी एंड ए के बीच में पता चलता, और सी से मल्टीप्लाई करते तो मैं बी और ए के बीच में रिलेशन में निकाल पाता है। इस तरह से तो हम लोग देख रहे हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के द्वारा भी हम साइन लॉ को प्रूव कर सकते हैं। अब चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू साइन लॉ। तो ये क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म में है, लेकिन क्या है, ये एक प्लेग्राउंड में समझिए कि एक बेस है और लैडर से बच्चे चल रहे हैं और यहाँ से स्लाइड करते हैं। आप देखे होंगे ऐसे चिल्ड्रन पार्क में ऐसे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिमाग में रखना है कि जो एंगल ए है उसका ऑपोजिट जो बनता है ये स्लाइड बनता है, एंगल बी है उसके ऑपोजिट में आपका लैडर बनता है, और लैडर का लेंथ दिया हुआ है, स्लाइड का लेंथ एक तरह से खोजना आपको। और तो आपको एंगल ए और स्लाइड का रिलेशन, एंगल बी एंड आपका लैडर का रिलेशन, ये हमको जानना है। तो साइन ए अपॉन क्या होगा, यहाँ पे स्लाइड होगा, इज इक्वल टू साइन बी अपॉन क्या होगा, लैडर होगा साइड के हिसाब से। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे तो जो चाहिए, क्या चाहिए, 3 चीज़ चाहिए। एक तो ए का वैल्यू चाहिए, तो ए का वैल्यू दिया हुआ है। 4 चीज़ चाहिए, इवन 4 में से 3 चाहिए, तो 3 क्या क्या, ए इज गिवन टू 70। ठीक है,
साइन बी बाद में आते हैं। स्लाइड का लेंथ वो कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। लैडर 11 मीटर पकड़ लीजिए, ठीक है। और एंगल बी का जो बात है, एंगल बी का प्रॉब्लम हमारा चला आता है कि हमको तीन तो अननोन, दो अननोन तो नहीं हो सकती, एक अननोन हो सकता है, तीन नोन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना होगा कि ये दोनों ऐड करने से आपको बी मिल जाएगा। तो आप 180 माइनस 85 प्लस 70 करोगे तो आपको बी मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 180 माइनस 85, तो 155 हो गया। तो 155 मतलब हो गया 5 और ये 25 ये जो है आपको बी पता है तरह से, ये है 25। अब हम कर सकते हैं इसको, तो साइन 70 अपॉन स्लाइड खोजना है मुझे, स्लाइड, ठीक है, इजिकल टू साइन बी क्या आपका, साइन बी आपका 25 अपॉन लैडर तो मुझे पता है 11 लिख दूंगा मैं। स्लाइड खोजता हूँ, स्लाइड इजिकल टू इधर आता है साइन 70 अपॉन साइन 25 और इंटू 11। अब आप कहोगे सर इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर आपको नहीं चाहिए, ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था किस तरह से हम लोग खोजेंगे। अगर साइन का वैल्यू दे दिया जाए तो हम साइन का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। अब ऐसा मत कीजिएगा साइन अपॉन साइन कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर 70 अपॉन 25, नहीं ऐसा नहीं होगा, याद रखिएगा। मैं इस तरह का क्वेश्चन इसी से लिया हूँ ताकि समझा पाऊँ कि ये आपके लिए एक लॉजिक है, लॉजिक आपने समझ लिया, साइन अपॉन साइन कैंसिल नहीं होगा, ये दिमाग में रखिएगा। अब जैसा कि हमने साइन रूल पढ़ा उसी तरह से कोसाइन रूल भी होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको कि हम लोग कोसाइन लॉ भी कहते हैं। इसमें भी हम लोग एंगल खोज सकते हैं कि किसी का भी अगर साइड सभी पता हो तो देखिए इसमें क्या है, कॉस ए आपको खोजना है, तो दिमाग में कॉस ए जब खोजना है, माने कॉस के रूप में खोजना है एंगल को, तो खोजना है तो याद रखिएगा बाकी तो ये क्या, इसका साइड क्या होगा, स्मॉल ए, तो बाकी साइड्स क्या होंगे, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, तो स्मॉल बी प्लस स्मॉल सी माइनस स्मॉल ए अपॉन 2bc, ये होगा आपका कॉस ए। समझ में आ गई। अगर मुझे कॉस बी खोजना होता तो मैं क्या करता, तब मैं लिखता ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे ए सी ट्वाइस, ठीक है, ऐसे हो जाए। उसी तरह से अगर मुझे कॉस सी खोजना होता तो मैं क्या करता, मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखता माइनस सी स्क्वायर लिखता अपॉन 2bc लिखता। यानी कि ये जो साइड्स है, साइड्स अगर तीनों मुझे पता है तो कोई भी एंगल मिल जाएगा मुझे, जिस एंगल को हम चाहें उसको खोज सकते हैं। ए खोजना है, बी खोजना है, सी खोजना है। इस कहने मतलब कि इसको अरेंज करना बहुत जरूरी होता है, ऐसे ही याद रखना होगा। आप ये यही तरीका याद रखिए, आता है रिलेशन ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। लेकिन ये याद करना कठिन होता है, ये ज़्यादा आसान है तरीका। ये तीनों एंगल्स आप इस तरह से, उसके बाद जो चीज़ चाहिए आप रिलेट करके इसको रिशफल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कोसाइन लॉ को भी प्रूव करते हैं, देखिए कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए ये भी हम देखिए उसी तरह से वेक्टर्स के फॉर्म में मैंने साइड्स को लिखा है। अब देख पा रहे हैं कि ए के ऑपोजिट में ए है, बी के ऑपोजिट में बी है, सी के ऑपोजिट में सी है। साइड्स की बात कर रहा हूँ, ये वर्टिसेस हैं। अब देख पा रहे हैं अभी कि एरोज जो है एक दूसरे के, एरोज जो है एक दूसरे के फुट या टेल को ज्वाइन कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो यानी कि ये भी जो है आपके वेक्टर्स अगर मान लिया जाए तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी साइक्लिक नहीं चलते, इनका वैल्यू 0 आएगा। ये तो आप समझ गए। अब चलिए एक को उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो लिखते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, लेकिन माइनस साइन में। यहाँ पे तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में है तो माइनस में कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पे मॉड हम इसे लगा देंगे, तो हम एक्चुअली ये कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम ऐसे कर देते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
का स्क्वायर करते हैं और इधर भी बी वेक्टर का भी स्क्वायर कर देते हैं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर करिए, मैग्नीट्यूड खोजना है, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड खोजना है। तो आप जानते हो कैसे खोजेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, मैं वेक्टर साइन नहीं दे रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी, कौन सा ए है, ये ए है, ये ए है और ये बी है। अब एंगल कौन सा होगा, देखिए ये एंगल कौन सा एंगल है, ए एंगल आपका सी वर्टिस यानी कि सी एंगल है। अब एंगल बिटवीन ए एंड बी खोजना, तो एंगल कैसे खोजते हैं, आपको याद होगा कि एंगल खोजने के लिए हमें क्या करना होगा, आपको दोनों के टेल जोड़ने होंगे। यहाँ पे देखिए हेड एंड टेल, बी का और ए का हमको एंगल खोजना है, तो बी एंड ए के टेल नहीं जुड़ रहे, हेड एंड टेल जुड़ रहे, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आगे ले जाता हूँ और यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया आपका, समझिए ए, ठीक है। अब जो है ये एंगल, कौन सा एंगल, ये दोनों के टेल के बीच में जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जो है आपका, ये एंगल जो है आपका, ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है। लेकिन वो कितना है, वो तो सी नहीं है, वो कितना होगा, 180 माइनस सी होगा। कितना होगा, 180 माइनस सी। तो यहाँ पे cos 180 माइनस सी लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे हम सी स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। ये बात समझ, ये मॉड दे दिया तो फिर वेक्टर का कोई मतलब नहीं बनता, मैग्नीट्यूड ही ले रहे हैं। वेक्टर साइन मैंने ऑफ कर दिया, समझाने के लिए, लिखते नहीं उसके बाद। तो समझिए ये जो है, अब यहाँ पे देखिए ये 80 माइनस सी है कॉस, तो कॉस 80 माइनस सी आपको पता होगा कि अगर मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, 80 माइनस सी तो यहाँ पे आएगा ना, तो वो नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव में जब होगा तो आंसर नेगेटिव होगा, सी लिखेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ए बी कॉस कैपिटल सी इज इक्वल टू स्मॉल सी स्क्वायर, ये सी कंफ्यूज मत होइएगा। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, उसको उस तरफ ले जाता हूँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसको इस तरफ लाता हूँ, तो माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab कॉस कैपिटल सी, क्या कॉस कैपिटल सी को इधर लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस स्मॉल सी स्क्वायर अपॉन ये 2ab मैं यहाँ पे लिख दिया। देखिए कॉस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab हमने प्रूव कर दिया। इसी तरह से हम कॉस ए के लिए, कॉस बी के लिए भी प्रूव कर सकते हैं, कोई भी दो रिलेशन ले लेंगे हो जाएगा। यहाँ पे बी को मैं उधर लेकर चला जाता, मैंने ऐसे कर देता तो और एक रिलेशन निकल जाता मुझे, मैं लिख देता ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, फिर मैं लिख देता ए प्लस सी इक्वल टू माइनस बी करके कर लेता, एक रिलेशन ऐसे बन जाता। फिर मैं ए को उस तरफ लेके चला जाता, फिर तीसरा रिलेशन बन जाता। इस तरह से हम सारे रिलेशंस इस तरह से कोसाइन लॉ का निकाल सकते हैं। अब चलिए हम कोसाइन लॉ का एक एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मोबाइल है, मोबाइल यूजर यानी कि मोबाइल हाथ में रखे हुआ है और दो टावर्स हैं, दो टावर्स के बीच का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, फिर मोबाइल और फर्स्ट टावर का डिस्टेंस दिया हुआ है और मोबाइल और सेकेंड टावर के बीच में भी डिस्टेंस दिया हुआ है। और ये जो टावर्स है ग्राउंड से कुछ एंगल बना रहे हैं, जब वो सिग्नल जा रहा है तो सिग्नल का एंगल बन रहा है। अब इस सिग्नल का फर्स्ट टावर पकड़ लीजिए, इसको फर्स्ट टावर पकड़ लीजिए और इसको 2 नंबर टावर पकड़ लीजिए। दो फर्स्ट टावर का जो सिग्नल जा रहा है उसका बेस है यानी कि ग्राउंड से क्या एंगल बन रहा है वो हमें खोजना है। तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं पहले समझाने के लिए कि ये ए है वर्टेक्स, ये बी वर्टेक्स है और ये सी वर्टेक्स है। तो हम उसके साइड्स खोजेंगे, तो ए स्मॉल ए ये बनेगा, स्मॉल बी ये बनेगा एंड स्मॉल सी ये बनेगा। फॉर्मूला क्या है, तो मुझे खोजना है, ए खोजना है, मैंने कॉस ए खोजना है मुझे। कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc लिखना है। मैं कैलकुलेशंस नहीं दिखाऊंगा, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ, क्वेश्चंस बस इसी तरह से बनते हैं, ये समझने की बात है। यहाँ पे तो ए तो नहीं लिखा हुआ है, आप कॉस थीटा कर दीजिए इसको, कॉस थीटा। बी स्क्वायर क्या है, बी आपका है 5050 स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर 6000 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2420। अब सब फीट में है, वो मतलब नहीं बनता है, मुझे कैलकुलेशन थोड़ी करना है, मुझे लॉजिक समझाना है कैसे करते हैं, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चन। 2 इंटू बी जो है, बी कितना 5050 इंटू सी कितना है 6000। तो इस तरह से आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। आपको तो कॉस चाहिए, आपको थीटा चाहिए ना, तो आप क्या करोगे, कॉस इनवर्स वन करके ये सारा चीज है। आप चाहो तो इसको कर लो, घर में कर लेना कैलकुलेटर यूज करके। तो अभी मैं के लिए जस्ट आपको लिख देता हूँ कैसे करना है। 1000 स्क्वायर माइनस 2420 स्क्वायर ऑन 2 इंटू 5050 इंटू 6000। तो ये जो है आपका कॉस इनवर्स में जो आंसर आएगा, ये थीटा आपको बता देगा कितना उसका वैल्यू है। इस तरह से हम लोग कोसाइन लॉ को या रूल को यूज करते हैं टू फाइंड आउट द एंगल इफ अ ट्रायंगल इज फाउंड। अब चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, कोशिश करते हैं देखने के लिए कि कौन सा रूल यूज करेंगे, साइन रूल यूज करेंगे या कोसाइन यूज करेंगे। अब इसके लिए हमको थोड़ी सी बुद्धि चाहिए, वो बुद्धि यूज करेंगे। और मैं ये भी बता दूं कि ये कॉन्सेप्ट्स मैं तैयार कर रहा हूँ, अभी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ। ये जब लगेंगे काम में तभी हम लोग उसका आंसर्स निकालेंगे। अभी प्रोसेस देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हम साइन रूल ही यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपको साइन सी दिया हुआ है और आपको मान लीजिए सी खोजना है, यही खोजना है एक्चुअली, ठीक है, सी खोजना है। तो क्या करोगे, आप कोई एक और एंगल ले लोगे, यहाँ पे साइड्स तो दिए हुए, तो मान लीजिए आपने ले लिया साइन ए और अपॉन 8 कर दिया आपने। साइन सी के लिए तो आप लिख सकते हो क्या, साइन 37 आप खोज सकते हो। अभी मैं करूँगा थोड़ा देर बाद में, लेकिन अभी मैं वैल्यूज देखता हूँ क्या कहते हैं। सी मुझे पता है, सी खोजना है मुझे, क्या खोजना है, स्मॉल सी खोजना है, ये स्मॉल सी है, ये मेरा क्वेश्चन मार्क है। 8 तो दिया हुआ है एंड एंगल ए क्या दिया हुआ है मुझे। तो अगर ये 37 है तो हम लोग जानते हैं कि ए क्या हो जाना चाहिए, ए हो जाना चाहिए आपका 53, है ना। तो 53 लग देंगे, साइन 53 अपॉन 8, और इधर साइन सी है 37 अपॉन सी, तो सी तो निकल जाएगा। ऐसा जो करेगा उसका आंसर रॉन्ग होगा। इसलिए रॉन्ग होगा कि ये हमेशा जो ऐसा है लॉजिक नहीं है कि 37 एक एंगल होगा तो दूसरा एंगल जो है 53 होगा। तभी होगा जब थर्ड एंगल जो है वो 90 डिग्रीज का होगा। यहाँ पे थर्ड एंगल 90 डिग्रीज नहीं है, इसलिए आप इसको साइन लॉ के हिसाब से नहीं कर सकते हो, लेकिन कोसाइन लॉ के हिसाब से कर सकते हो। कैसे, तो देखिए ये सी है तो इसका ऑपोजिट स्मॉल सी है, ये ए है तो इसका ऑपोजिट ये स्मॉल ए है, ये बी है तो इसका स्मॉल बी यहाँ पे। अब इसको हम यूज कर सकते हैं कि cos सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो जानते हैं cos 37 दिया हुआ है, cos 37 इज इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब आपका हो गया 8 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 11 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो खोजना ही, सी खोजना ही हमें, और उसके बाद 2ab 2a8 एंड b 11। कॉस का वैल्यू भी आप निकाल सकते हो ऐसे, मैं कहा ना थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम का, ये ट्रायंगल है 90 डिग्रीज का, तो ये 37 आप लेते हो तो यहाँ पे आपका 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 होगा। तो कॉस आपका 37 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। इसके बदले आप लिख सकते हो 4/5, इसको क्रॉस कर दोगे तो ये पकड़ लीजिए 16 हो गया, तो 16 1 जा 16 176 हो गया। ये इक्वल टू, इनको भी ऐड कर लीजिए, 121 एंड 64, 121 एंड 64, 121 एंड 64, ये हो जाता है 5 8 185, 185, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस सी स्क्वायर, तो इसको ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके करते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं 24 2 28 33, और उसके बाद में 4
7/5 माइनस 185 इज इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर। लेकिन आपको चाहिए सी स्क्वायर पहले, तो पहले सी स्क्वायर करिएगा तो इसको चेंज कर दीजिए, 185 माइनस 704/5 और उसके बाद आप यहाँ पर c इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हमेशा पॉजिटिव आंसर देना चाहिए, 185। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो क्या होगा सिंप्लीफाई इसका, तो 7 1 टाइम जाएगा, 4 टाइम जाएगा, ये जो है 0.8 होगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको देख लो मैं सही लिखा हूँ कि नहीं, वो भी तो चेक कर लेना चाहिए। 704 डिवाइड बाई 5, तो 5 माइनस 2 है 20, 4 टाइम्स, ठीक है, कैंसिल हो गया 4, 0 टाइम्स, यहाँ पे लगा डॉट, 5 8 जा 40। तो ये जो है आंसर आप लाओगे तो आपका सी का वैल्यू निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग खोज लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखते हैं हम लोग वो है क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस कैसे खोजेंगे हम बता दें पहले। तो पहले सपोज कर लीजिए कि वो एक पोजीशन वेक्टर है, और ये पोजीशन वेक्टर जो है ये आप देख रहे हो, ये कार्टेशियन सिस्टम में तीनों एक्सिस यहाँ पे दिए हुए हैं। एक्स एक्सिस का पॉजिटिव इधर है, वाई एक्सिस इधर पॉजिटिव है, एंड जेड एक्सिस इधर पॉजिटिव है। एंड उन पॉजिटिव डायरेक्शन से ये एंगल्स बना रहा है, क्या ए बना रहा है विद एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड अल्फा, इसके वाई के एक्सिस के साथ में बीटा, एंड जेड के साथ में ये गामा बना रहा है। तो इसको हम पढ़ते हैं। अब देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय डायरेक्टेड लाइन ओ ए with the positive directions of the coordinate axis OX, OY and OZ respectively, then cos alpha, cos beta and cos gamma are called the direction cosines of this vector OA. डायरेक्शन कोसाइंस कह रहे हैं क्या कि cos अल्फा बना विथ एक्स एक्सिस, cos बीटा, cos अल्फा बना क्या एक्स एक्सिस से नहीं, एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा केवल बना, वाई एक्सिस के साथ में बीटा बना, एंड जेड एक्सिस के साथ में आपका गामा बना। तो उसका कॉस जब लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, और उसको एक पर्टिकुलर अल्फा बिट से एल एम और एन से पर्टिकुलरली डिनोट करते हैं। कॉस अल्फा को एल से डिनोट करते हैं, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से। तो ये है एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एंड एन इज इक्वल टू कॉस गामा। तो यही जो एल एम एन है, आप कह सकते हो कि कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा है। तो आप अगर लिखते हो ऐसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो क्या एक्चुअली है, एक्चुअली वो है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये तो रिप्रेजेंटेशन है कि इसको इस तरह से ना लिख के इस तरह से शॉर्ट में लिखने के लिए अल्फ़ाबेट्स लिए गए। एक्चुअली यही आपके कोसाइन क्या डायरेक्शन कोसाइंस है। तो ये आपको जनरल फॉर्म में ये जानना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि एल एम एन हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ की एल को कॉस अल्फा होगा, एंड एम क्या होगा कॉस बीटा, एंड एन कॉस गामा होगा। अब उसके हिसाब से हम लोग समझ गए, लेकिन ये भी हम लोग देखें कि हमने लिखा था एल स्क्वायर मैंने लिखा था, याद कीजिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखकर मैं छोड़ा था, इज इक्वल टू मैंने लिखा था कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये क्यों लिखा था, मैं कारण था कि एक प्रॉपर्टी है कि ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर हमेशा यूनिटी आएगी, 1 आएगा। तो ये आपको याद करना है, और मैं उसको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एक आपका वो एक वेक्टर है, और ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस के पॉजिटिव साइड से और डायरेक्शन से, और एंगल बना रहा है। ये देखिए एक्स के साथ में ये बना रहा है अल्फा, वाई के साथ में बीटा, एंड जेड के साथ में क्या गामा। तो यहाँ पे आप वाई के साथ में देख रहे हो, तो अगर वाई के ऊपर उसको प्रोजेक्ट किया जाए तो क्या बनेगा वो, तो बनेगा वो ए कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ बता रहा हूँ, आप ऐसे पकड़ लीजिए, ए जो है
उसका कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, ए एक्स बनेगा आई कैप में डायरेक्शन में, ए वाई बनेगा किस डायरेक्शन में, जे डायरेक्शन में, एंड ए जेड कहाँ बनेगा, ए डायरेक्शन में। तो मैं जे डायरेक्शन में ले रहा हूँ यहाँ पे, मैंने वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। इससे हम लिख सकते हैं कॉस बीटा इज इक्वल टू ए वाई ऑन ए। सिमिलरली अगर एक्स एक्सिस का प्रोजेक्शन देखा जाए तो हम लिखते हैं ए कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स, ठीक है। और तो ए कॉस सॉरी कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए, एंड उसी तरह से जेड एक्सिस पर होता ए कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड, और कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड अपॉन ए। अब इसको हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर गामा हो जाएगा ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमने कहा था कि ये लिख सकते हैं ऐसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इसके लिए लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। और उनके लिए क्या लिख सकता हूँ मैं अभी, ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आपका ए वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एंड ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको हम अगर ऐड करते हैं तो एलसी बनता है ए स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर चले आते हैं, देखिए इसका अगर मैग्नीट्यूड खोजना होता है, ये तो वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड खोजना होता है मुझे, तो मैं क्या करता, मैं मैग्नीट्यूड मतलब ए खोजना होता मुझे, तो क्या करता मैं, तो मैं रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर लिखता, ठीक है। तो देखिए ये मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपके पास में रूट नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो, रूट यहाँ पे दे दो और रूट फिर स्क्वायर कर दो, तो फिर वैल्यू वही आ गया, रूट करके स्क्वायर कर देंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। अब इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, और इसके बदले में नीचे में ए स्क्वायर है, काटोगे तो क्या बनेगा इक्वल टू 1, जो प्रूफ हो गया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डायरेक्शन को साइंस के देते स्क्वायर ऐड कर दिया जाए तो हमेशा वो 1 ही आता है। यही प्रूफ हमने किया यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, इससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइंस ऑफ वेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे, एंड ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शनल कोसाइंस। डायरेक्शनल कोसाइंस का मतलब क्या होता है, तो एल एम एन होता है, और उसको हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस थीटा के हिसाब से भी बोल सकते हैं। तो पहले हम कैसे करें समझे, तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है हमारे पास में, वेक्टर ए है तो दिया हुआ है आपका 5i प्लस 2j प्लस 6k, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं, क्या ए निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, तो वो बन जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 4 प्लस 36 40 65, रूट 65 आता है यहाँ पे, ठीक, ये मुझे पता चल गया। अब मैं एल क्या, एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा पकड़ता हूँ, इज इक्वल टू क्या, तो प्रोजेक्शन ऑन एक्स अपॉन ए, ये प्रोजेक्शन ऑन एक्स क्या है 5, ठीक है, और माने ए एक्स इसको कहते हैं, और रूट 65, ये हो गया एल।
एम खोजते हैं तो कॉस क्या मिलता है, बीटा, तो वो खोजेंगे हम ए वाई अपॉन ए वाई कितना है 2/√65। उसके बाद चले आते हैं एन इज इक्वल टू क्या, तो कॉस गामा कहते हैं। कॉस गामा क्या होगा, कॉस गामा आपका हो जाएगा ए जेड अपॉन ए कितना है, ए जेड कितना है 6/√65। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये तुम कहा वैल्यू, क्या वैल्यू ऑफ खोजना, फाइंड द डायरेक्शनल कोसाइंस, तो ये खोज दिया मैंने। अब कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शनल कोसाइंस। अब सम ऑफ द स्क्वायर्स करें ऑफ द डायरेक्शनल कोसाइंस, तो ये करेंगे, और वैल्यूज हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एल का दिया हुआ है, एल का दिया हुआ है ना आपको, बस एल नहीं दिया हुआ है, एल स्क्वायर नहीं दिया हुआ, तो इसको करिए ऐसे 5/√65 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2/√65 स्क्वायर प्लस यहाँ पे 6/√65 स्क्वायर, 5 स्क्वायर का 25 होता है, 65 का रूट था तो 65 हो जाएगा, प्लस 4/65 प्लस 36/65, एलसीएम निकालो आप तो 65 एलसीएम हो गया, और आपका ये ऐड करोगे तो 25 प्लस 4 प्लस 36 प्लस 4 40 एंड 25 65 होता है, 65/65 कट के आपका 1 आंसर आ गया। प्रूफ हो गया, हमेशा जो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर हमेशा 1 आएगा, नहीं तो आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन ही केवल नहीं है, ये समझिए ये भी एक फॉर्मूला है, आपको याद करना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 ऑलवेज होता है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन स्क्वायर जो है उनका एडिशन करने पर क्या आता है, 1 आता है। उसी तरह से इसका भी हम वैल्यू एक खोजेंगे और उसको आप याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन तो करते हैं एज ए प्रॉब्लम, और उसके बाद उसको डेटा के हिसाब से लर्न करेंगे। अब वेक्टर ए मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस यानी पॉजिटिव डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। लेकिन हम लोग तो जानते नहीं साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा का कुछ भी रिलेशन अभी तक नहीं पढ़ा है हमने। तो हमने पढ़ा है लेकिन कॉस का पढ़ा है, तो कॉस का ही इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 हम जानते हैं। और एक रिलेशन जानते हैं पहले से, बहुत पहले से एक रिलेशन जानते हैं, वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इसलिए लेगा अल्फा बीटा गामा यहाँ पे यूज हो रहा है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ऐसे। तो इस रिलेशन को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, कहाँ, यहाँ पर ऐसे इस्तेमाल करूंगा। देखें तो यहाँ पे देखिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसी तरह से कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब देखिए जो माइनस साइन वाले हैं सबको उल्टा साइड में ले जाते हैं उस तरफ, यहाँ पे 1 बच गया, 1 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, और इधर आ गया आपके साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इस 1 को भी मैं इधर लेके चला आता हूँ, इधर हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। इनको इस तरफ लिखता हूँ मैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस
1 2 हो जाएगा। तो ये मेरा एक रिलेशन भी आ गया जो कि आपको याद करना होगा कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये याद रखना होगा कि यहाँ पे एक जगह 2 है, यहाँ पे 2 है, वहाँ पे 1 है। ये रिलेट करके याद करो तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन आएंगे, इसके वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो इसी के साथ हमारा वेक्टर्स समाप्त होता है। हम लोग अब अगले दिन नया चैप्टर शुरू करेंगे, उसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। उसके पहले ही याद रखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें डेस्नीजीत को, ताकि हमारी ऊर्जा बनी रहे। एंड एक चीज़ और, डेस्नीजीत के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डेस्नीजीत।